नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे फेफड़ों में संक्रमण, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी की। सीओपीडी एक क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारी है। इसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। लगातार होने वाली खांसी इसका सबसे बड़ा लक्षण है। हमारे देश में फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी की स्थिति काफी चिंताजनक है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हैं और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ भी रहा है। तो अगर आज आप भी फेफड़ों में संक्रमण से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो निदेशक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका हमारे स्टूडियो में। तो आप सभी हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 8 करोड़ लोग मध्यम से गंभीर स्तर की सीओपीडी समस्या से पीड़ित हैं। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर यह मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है और सीओपीडी के कारण भारत में अमेरिका और यूरोप की तुलना में 4 गुना ज्यादा मौतें होती हैं। सीओपीडी ये कई बीमारियों का समूह है, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और फेफड़ों से संबंधित कई अन्य संक्रमण शामिल हैं। करोड़ों लोगों में सीओपीडी की पहचान खराब लाइफस्टाइल और पर्यावरण के कारणों के चलते सीओपीडी की समस्या देखने को मिल रही है। सीओपीडी में सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। ये सूजन लगातार बढ़ती रहती है, जिससे आगे चलकर फेफड़े छलनी हो जाते हैं। इसे एम्फासीमा कहते हैं। ये बीमारी सांस में रुकावट से शुरू होती है और धीरे धीरे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। चिकित्सकों का कहना है कि लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर लगे कि 2 महीने से लगातार बलगम वाली खांसी आ रही है तो डॉक्टर से तुरंत मिलने की जरूरत है। सीओपीडी को काला दमा भी कहा जाता है। इसमें फेफड़े में एक काली तार बन जाती है। ये एस्थमा के दमा से अलग होता है। एस्थमा दरअसल एलर्जी वाला रोग होता है, जो वंशानुगत और पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से होता है। सीओपीडी में इतनी खांसी आती है कि फेफड़े बढ़ जाते हैं और कभी-कभी रोगी चलने लायक भी नहीं रहता। यहाँ तक कि मुंह से सांस लेनी और छोड़नी पड़ जाती है। इस रोग का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान भी माना जाता है। खासकर गांव में चूल्हे और लकड़ी पर खाना बनाने वाली महिलाओं में सीओपीडी की समस्या देखी जाती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का कोई स्थायी इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन शैली में बदलाव करके इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। सीओपीडी के लक्षण 40 साल की उम्र के बाद नजर आते हैं और ज्यादातर उपचार ऐसा है जो व्यक्ति खुद भी कर सकता है। हालांकि सीओपीडी की दवाइयां लंबे समय तक चल सकती हैं और सीओपीडी के मरीज को डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी फेफड़ों में संक्रमण से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, फेफड़ों में संक्रमण और इसका ये जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सीओपीडी, इसे थोड़ा आसान आप शब्दों में आप समझाइए कि क्या ये फेफड़ों में संक्रमण की आखिरी स्टेज है या क्या है, इसे कैसे समझें? सीओपीडी जैसे आपने अपने दिखाया भी कि इसका सीओपीडी का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक मतलब ये लंबी बीमारी है, एक्यूट बीमारी नहीं है, जैसे निमोनिया हुआ या किसी को जुकाम नज़ला हुआ। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ये सांस की नाली में सोजिश करके उसको सुकड़ा देती है, तो सांस की नाली में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और फेफड़े की बीमारी इसलिए पल्मोनरी आता है और एक बीमारी है इसलिए डिजीज़ आ जाता है। ये जो बीमारी है ये आस्ता आस्ता बढ़ती है। तो कई लोगों में शुरू में जो लक्षण है वो बिल्कुल हल्के से होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये सीओपीडी है, और जब वो डॉक्टर के पास संपर्क करते हैं तब तक बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, सांस की नाली काफ़ी सिकुड़ चुकी होती है, लंबी खांसी होने लगती हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है और तब फिर सीओपीडी का डायग्नोसिस होता है। लेकिन शुरुआत में जब लक्षण कम होते हैं, जैसे थोड़ा सी खांसी हुई, सर्दियों में ज़्यादा खांसी हुई जिसको विंटर ब्रोंकाइटिस भी कभी कभी कहते हैं, तो ये कई लोग जो स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको लगता है ये धूम्रपान करने से इनकी खांसी है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब ये खांसी ज़्यादा होने लगती है और उसके बाद सांस में तकलीफ़ होने लगती है, तब जाके वो किसी डॉक्टर के साथ संपर्क करके वो डायग्नोसिस बनता है।
और इसे लेकर जो मैं पढ़ पाई हूँ, भारत में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। क्या कारण क्या है इसके पीछे? तो अगर हम सीओपीडी के आजकल डेटा देखें तो भारत में और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, भारत है, चाइना है और जो कंट्रीज़ हैं, इसमें इसकी संख्या बढ़ रही है। और उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में सिगरेट स्मोकिंग, जो हम कहते हैं धूम्रपान करना, वो अभी कम नहीं हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब वो धूम्रपान जो है वो उसकी जो प्रेवेलेंस है या लोग जो कर रहे हैं वो कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम भारत के आंकड़े देखें तो अभी भी धूम्रपान जो है लोगों में बढ़ रहा है। और अगर हम डेटा देखें तो उसमें जो चिंताजनक बात वो ये है कि ये यंगर जनरेशन में, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो मर्द हों, उनमें धूम्रपान करना जो है वो बढ़ रहा है। नए नए फैशनेबल चीज़ें जैसे हुक्का है और उस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। ई सिगरेट भी आया था जो सरकार ने फिर बैन किया था। तो ये सब जो है एक ये कारण है। दूसरा एक कारण और है जो हम कहते हैं बायोमास एक्सपोजर, जो गांव में देखा जाता है। और ये माना जाता है कि अभी भी 55 से 60% जो भारत में लोग हैं, गाँव स्पेशली जो गांव में हैं, वो जो अपना खाना बनाते हैं या घर में अपने आप को गर्म रखते हैं सर्दियों में, वो बायोमास यूज़ करते हैं। जिसका ये मतलब हुआ कि वो लकड़ी यूज़ करते हैं, गोबर यूज़ करते हैं या बाहर जो और पदार्थ हैं उनको यूज़ करते हैं। और खाना भी चूल्हा में बनाते हैं। तो अगर आप चूल्हे में खाना बना रहे हो घर में किचन में और उसमें वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, हवा नहीं है, तो सारा धुआं वहीं पे किचन में इकट्ठा हो जाता है। और अगर घर में 2 ही 3 कमरे हैं तो वो आपके दूसरे कमरे में भी चला जाता है। और वहाँ जो महिलाएं खाना बना रही हैं वो धुआं उनके फेफड़े में कई सालों अंदर जाता रहता है। और कई महिलाएं बड़े यंग उम्र में खाना बनाना शुरू कर देती हैं, 13-14 साल में, और वो उनका फेफड़े में ये धुआं कई साल भर चलता रहता है। तो उनमें भी ये सीओपीडी बीमारी हो जाती है। और ये जो है ये डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा है, क्योंकि जो बायोमास यूज़ है या चूल्हा बनाने का जो कुकिंग है वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और भी बड़े कारण क्या हैं इसके पीछे ये हम जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम में पहले हम पहले कॉलर को ले लेते हैं। हमें विगन प्रताप ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विगन, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ सर, हमारे लोग कभी सीओपीडी कहते हैं, कभी सीएडी कहते हैं। जुलाई अथवा नवंबर में इसका दौरा जरूर पड़ता है। और मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया जिंदगी में, पर भी अस्थमा का शिकायत हो गई। कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती, 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं होती है। और महीने भर से हमको रात में नींद ही नहीं आती है, उठकर बैठा रहता हूँ। सर्दी मुझे इतनी लगती है कि रात में नहाता ही नहीं हूँ। लोग बताएं कि हार्ट का प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी कराए तो कुछ निकला ही नहीं, तब भी हृदय रोग की दवा दिए जा रहा है। तो बड़ा परेशान हो गया हूँ सर। ठीक है विगन जी, आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर गुलेरिया, आप कुछ और विगन से और जानकारी चाहते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उनको खांसी भी होती है, खांसी बलगम है, और सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ होती है। विगन आप जी थोड़ा बताइए कि आपको बलगम वाली खांसी आती है, लगातार खांसी रहती है? बलगम हमको कभी नहीं आता है, खांसी नहीं होती है। तो सांस चढ़ता है आपको? जी हाँ, सांस देखिए ना, अभी फूल रहा है, गला फंसा हुआ है। तो जो इनकी लक्षण है, क्योंकि इन्होंने कहा ये धूम्रपान नहीं करते हैं और सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है। और सांस की तकलीफ के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फेफड़े खराब हों तो सीओपीडी हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हार्ट का फंक्शन ठीक ना हो, एंजियोग्राफी ठीक हो सकती है लेकिन हार्ट का जो मसल है, जो पंप है, एंजियोग्राफी में तो हम जो हार्ट की नालियाँ हैं उनको देखते हैं कि उसमें कोई सिकुड़न तो नहीं है। लेकिन अगर जो मास है, जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट का मसल है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो भी हार्ट फेलियर होने के कारण भी सांस चढ़ सकता है। तो मेरी तो ये राय की रहेगी कि एक तो ये जांच कराएं, फेफड़े की जांच कराएं जिसको हम लंग फंक्शन कहते हैं। एक फूंक मार के टेस्ट करके पता चलेगा कि सांस की नाली सिकुड़ी है या नहीं है। और एक हार्ट की जांच कराएं। इन्होंने एंजियोग्राफी तो कराई है, एक इकोकार्डियोग्राफी भी करा लें और उसके हिसाब से फिर अपना पूरा इलाज कराएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारे लोगों को सिगरेट धूम्रपान करने से ही सीओपीडी हो सकता है। कई दफ़ा उसके और कारण भी हैं, जैसे कई लोगों को रिकरेंट बार बार निमोनिया हो तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, बाद में जाके वो सीओपीडी बन सकता है। या कई लोग ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ धूल धुआं ज़्यादा है, तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के कारण भी कई दफ़ा फेफड़े ख़राब होने से सीओपीडी हो सकता है। ठीक है,
एक और कॉलर है, सौरभ पाठक ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैम, मेरा प्रश्न है, क्या अन्य डिजीजेस भी सीओपीडी के होने का कारण हो सकती हैं? थैंक यू मैम। क्या अन्य? आप सौरभ क्या जानना चाह रहे हैं? अन्य? मैं भी समझ नहीं पाई हूँ सही से सवाल, कि मुझे लग रहा है कि कोई और कारण की वजह से भी सीओपीडी की समस्या। हम आजकल पोल्यूशन बहुत देखते हैं डॉक्टर। हाँ जी, तो ये एक और धारणा है और ये इसमें थोड़ा डेटा भी आ रहा है कि पोल्यूशन जो है उसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। तो हम अगर देखें तो पोल्यूशन जो हम आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक इंडोर एयर पोल्यूशन हुआ जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं बायोमास से हो सकता है जिसके कारण सीओपीडी होता है। दूसरा इशू है आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो हमारे जैसे दिल्ली में या जो कई शहर हैं सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ अब डेटा ऐसा आ रहा है कि अगर हम कई लोग इस वातावरण में कई साल रहें तो उनको भी सीओपीडी होने के रिस्क हो सकता है, और इसलिए आउटडोर एयर पोल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर अब माना जा रहा है कि वो भी हो सकता है कि उसके कारण सीओपीडी हो। दूसरा ये कि आउटडोर एयर पोल्यूशन से जिनको सीओपीडी है उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है नहीं, वो डेफिनेट है कि अगर आपको अंडरलाइंग सीओपीडी है, आप धूम्रपान करते हैं, आपके फेफड़े खराब हो गए, फिर आप ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके फेफड़ों में और ज़्यादा सोजिश कर देता है और आपकी जो अंडरलाइंग सीओपीडी है, जो सीओपीडी आपको ऑलरेडी है, वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसलिए कई जो हम पेशेंट्स हैं सीओपीडी के, सर्दियों में या जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, हॉस्पिटल आना पड़ता है, दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। तो ये तो बात इस्टेब्लिश्ड है कि अगर आपको सीओपीडी है तो एयर पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर है जिससे वो सीओपीडी एग्रेवेट हो सकता है। ठीक है। जो लोग पहले से फेफड़ों की किसी और समस्या से जूझ रहे हैं, क्या ऐसा माना जाए कि अगर उसका उपचार या उसको नहीं उस पर ध्यान दिया गया तो सीओपीडी उनको होना तय है? बीमारी पे डिपेंड करता है। हाँ। कई लोगों को, जैसे मान लो आपको निमोनिया हुआ और आपने उसका पूरा इलाज किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीओपीडी हो। हमारे देश में ये देखा गया है कि कई मरीज़ ऐसे हैं जिनको टीबी होता है, फेफड़े का टीबी होता है, और फेफड़े के टीबी कई दफ़ा होने से फेफड़े काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके कारण कुछ पेशेंट्स में ये भी हो जाता है कि आगे जाके उनको सांस की तकलीफ़ होने लगती है और वो सीओपीडी हो सकता है। इसको कई लोग टीओपीडी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी की जगह। इसका ये कहना है कि ये टीबी के कारण सीओपीडी हुआ है, लेकिन ये जहाँ कई लोगों के जिनको फेफड़े का टीबी होता है उनमें भी सांस की तकलीफ हो सकती है और वो भी सीओपीडी का एक कारण हो सकता है। क्योंकि आप डॉक्टर बता रहे हैं कि इसके जो लक्षण हैं वो बहुत धीरे धीरे पनपते हैं शरीर में। फिर भी अगर आप कुछ हमें ऐसी चीज़ें बताएं जिन पर अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए और डॉक्टर को तुरंत दिखाया जाए, क्योंकि कई लोगों में ऐसा है, खांसी आती है अपने आप चली जाती है, हर बार ऐसा होता है तो वो सोचते हैं तो ठीक है, खुद ठीक हो जाएगा। तो कब ध्यान देना ज़रूरी है? अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही और कई महीने चल रही है और साथ में थोड़ा सांस आ रहा है, और जब सांस आता है तो छाती से थोड़ी सी आवाज़ आती है जैसे सांस की। कई लोगों को ऐसा होता है कि जब सांस की नाली सिकुड़ जाती है, तो जैसे कोई ट्यूब सिकुड़ जाती है, जब हवा उसके अंदर बाहर जाती है, जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तो वो आवाज़ आने लगती है, छाती की जैसे बोलने शुरू हो जाती है। तो अगर वो लक्षण हो तो आपको डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। सीओपीडी एक सांस की बीमारी है, एक और सांस की बीमारी है जिसको हम अस्थमा कहते हैं, दमे की शिकायत है। दमे की शिकायत में भी ये टाइप के लक्षण होते हैं, लेकिन वो एलर्जी के कारण होते हैं, और उसका अगर हम पूरा उसका इलाज करें तो वो लक्षण ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसे मरीज़ हैं जो कहते हैं कि जब मौसम बदला, तकलीफ़ हुई, उन्होंने अपनी दवाई ली और वो ठीक हो गए। सीओपीडी में ये होता है कि आस्ता आस्ता जब बीमारी बढ़ती है तो वो ठीक नहीं होते, उनके लक्षण आस्ता आस्ता बढ़ते रहते हैं। तो दमे में रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं, सीओपीडी में इरिवर्सिबल फैक्टर हो जाते हैं और आस्ता आस्ता सांस की तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर खांसी के साथ बलगम भी बनना शुरू हो जाता है। और डायग्नोसिस के लिए सबसे बेहतर टेस्ट तो ये रहता है कि एक हम सिंपल टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर गुलेरिया, डायग्नोसिस की बात जो आप कर रहे हैं ये मैं बहुत डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले कॉलर ले लेते हैं। हरिवंश वेट कर रहे हैं, हरियाणा से इन्होंने हमें कॉल किया है। हरिवंश, आपका स्वागत है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैम, बताइए। और डॉक्टर गुलेरिया जी को बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, ऐसा है जी, मैं ब्रोंकाइटिस का पुराना पेशेंट हूँ, और कुछ 23 साल पूरे 23 साल पहले ना मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो उसके कारण स्ट्रेस भी बनी रहती है।
तो अब मेरे को मल्टीपल सर्जरी भी हो रखी हैं, लेकिन क्या उनका कारण है कि मेरे को ना ये लगातार खांसी रहती है और रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए बलगम भी आता है, आगे पीछे नहीं आता। तो इसका क्या कारण है? और मैं लगातार टच में तो रहता हूँ, यहाँ हमारे हिसार में पल्मोनरी एक्सपर्ट्स तो कोई नहीं है, लेकिन जो फिजिशियन है मेरे, दवाई लेता रहता हूँ। मेरे को ये डॉक्सिलिन 400 भी देते हैं और स्प्रे वगैरह इनहेलर भी देते हैं। अब मालूम नहीं है अस्थमा की तरफ जा रहा है या सीओपीडी की तरफ जा रहा है। तो एक बार इसके बारे में डिटेल बताइए, और कृपया मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ? पहली चीज़ तो ये कि आप धूम्रपान वगैरह करते हैं या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं किया कभी। और कोई मेरे पास से गुजर जाए धूम्रपान करता हुआ, मेरे को नाक बंद करनी पड़ती है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। और दूसरा ये किसी तरह की कोई एडिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं करता, सिवाय चाय के कोई नशा नहीं है। और पहले आपको कभी छाती का निमोनिया या इन्फेक्शन बार बार तो नहीं हुआ है? और ये बताइए कृपया, क्या इसका कोई वैक्सीनेशन भी है क्या, ये ना हो जिससे कुछ ऐसा कुछ है क्या? तो पहले आपको बचपन में या पहले कभी निमोनिया या इन्फेक्शन हुआ है? देखो जी, मेरे होश से कोई पहले हुआ तो मालूम नहीं, मेरे होश में कभी नहीं हुआ है। तो बेसिकली आपके जो है फेफड़े थोड़े कमज़ोर हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, आप जैसे कह रहे हो सांस की तकलीफ है, ये हो सकता है कि सीओपीडी है। आप कुछ हद तक तो दवाई ले ही रहे हो, इन्हेलर ले रहे हो, सांस की नाली खोलने की दवाई भी ले रहे हो। बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम सर्दियों से पहले एक वैक्सीन भी लोगों को कहते हैं लगाने के लिए, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है, जिससे आपको सर्दियों में इन्फ्लुएंज़ा ना हो। और एक और वैक्सीन होती है निमोकोकल वैक्सीन, जिससे आपको निमोनिया से कुछ हद तक प्रोटेक्शन रहे। तो जिन लोगों को सीओपीडी होता है या जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो या फेफड़े कमज़ोर हों, तो उनको ये वैक्सीन रेगुलरली लगानी चाहिए, उससे थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है। कुछ हद तक आपको दवाइयों के अलावा जो हम कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा कर सकते हो, जिससे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़े, खुल के सांस आए, और जो छाती में अगर बलगम जम रहा है तो वो बाहर निकलेगा, तो फिर आपको सांस में भी आराम मिलेगा। तो दवाइयों के अलावा थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज वगैरह करें, और एक दफ़ा अपना जो हम बात कर रहे थे डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए लंग फंक्शन टेस्ट करा लें आप, और जांच करा लें कि अस्थमा टाइप की बीमारी है, सीओपीडी है, या और कोई फेफड़े में कमज़ोरी की बीमारी है। ठीक है, तो जांच के बारे में जैसे आप अभी हरिवंश जी को बता भी रहे हैं, थोड़ा अब आप मुझे बताइए जांच में क्या क्या होता है, कैसे कराया तो अगर हम सीओपीडी की बात करें तो इसका जो मेन जांच के टेस्ट है उसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, जिसमें हम मरीज़ को ये कहते हैं या पेशेंट को ये कहते हैं कि एक मशीन के अंदर ज़ोर से फूंक मारनी है। फूंक मारने से ये होता है कि हम ये देखते हैं कि सांस की नाली में कितनी सोजन है और वो कितनी सिकुड़ी हुई है। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कराते नहीं हैं और पेशेंट्स भी इतने ही करते, लेकिन इससे आप डायग्नोसिस अर्ली कर सकते हैं, और लक्षण ज़्यादा ना हो तब भी डायग्नोसिस सीओपीडी का हो सकता है। और इसलिए है, मान लो अगर हम एक ऑर्डिनरी, हम आपस में जो कोई हेल्दी इंसान है उसके लंग की कैपेसिटी देखें, हम सब की लंग की कैपेसिटी जो है 20 से 25 साल की उम्र में सबसे अच्छी होती है। अच्छा। फिर उम्र के हिसाब से आस्ता आस्ता वो मान लो 20-30 ml हर साल घट जाती है। जिस मरीज़ को सीओपीडी होने वाला है या जिसमें स्मोकिंग या धूम्रपान करने से फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, उसकी लंग की कैपेसिटी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है, 70 से 100 ml तक गिरने लग जाती है। तो अगर हम जिसको भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, अगर वो अपनी फेफड़े की जांच कराए तो उससे पता चल जाएगा कि आम आदमी से या नॉर्मल वैल्यू से उसकी लंग की कैपेसिटी अभी ही कम होने लगी है। और इसलिए अगर वो रिस्क फैक्टर, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो बायोमास एक्सपोजर हो, उसको कम नहीं करेगा, तो ये जो गति है ये बढ़ती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब सांस चढ़ने लगेगा, और फिर और जब फेफड़े की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर हम शुरू में जिसको सांस की तकलीफ़ है, खांसी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, स्पायरोमीट्री वाला टेस्ट करा लें, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी फेफड़े की कैपेसिटी कितनी मेरे उम्र के हिसाब से कम है, और इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर ये आगे जाके 10-15 साल में मुझे बहुत फेफड़े में ज़्यादा और कमज़ोर हो जाए। ठीक है, एक कॉलर बिहार से है, डमडम ने हमें कॉल किया बिहार से। आपका स्वागत है, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल मैडम जी। जी, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। 2 साल से ना खांसी हो रहा है जी। 2 साल से खांसी हो रही है आपको? हाँ, 2 साल से खांसी हो रहा है, व्हाइट कलर का बलगम निकलता है जी। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक?
डॉक्टर को दिखाया, वो कुछ नहीं बोलते, दवाई दे रहा है, दवाई जब तक देता है तब तक आराम रहता है, उसके बाद ना फिर उसी तरह हो जाता है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिए डॉक्टर आपकी गुलेरिया। उम्र कितनी है? और फेफड़ों में भी थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, आप टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वो बताइए। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। 37 साल है जी। 35 साल है। और आप कोई नशा या धूम्रपान तो नहीं करते ना? बीड़ी सिगरेट कभी कभी पीते थे जी। हाँ, तो मेरी एक राय है कि बीड़ी सिगरेट आप बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, जैसे हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी थोड़ी जांच कराएं। अगर आपको सांस और खांसी और सांस की तकलीफ सिर्फ मौसम बदलने पे ही होती है और साथ में ज़ुकाम, नज़ला, छींकें वगैरह आती हैं, तो हो सकता है ये आपको एलर्जी की तकलीफ़ है और इसके लिए आपको डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहे हैं, चाहे वो इन्हेलर हो या टैबलेट हो, वो रेगुलरली लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है साल भर खांसी हो रही है, सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो आपको COPD हो सकता है, जिसके लिए फिर पूरी जांच करके आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और कॉलर झारखंड से हैं, प्रभात कुमार ने हमें कॉल किया है। प्रभात, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम इंडियन आर्मी का भी जो फॉर्म आ रहा है इसमें दौड़ के जारी करते हैं, अगर हम अधिक दौड़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, तो इसका कुछ कारण? अच्छा, इनका ये कहना है कि अगर ये दौड़ते हैं तो सांस फूलने हाँ। लगती है। अगर आप दौड़ते हैं तो सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं। कई सांस फूलने के कारण फेफड़े से भी हो सकते हैं। अगर फेफड़े कमज़ोर हों, अगर दिल की तकलीफ़ हो, हार्ट कमज़ोर हो, तो दौड़ने पे सांस चढ़ सकता है। या फिर अगर जो खून में कुछ कमी हो, क्योंकि अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो खून में होती है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो, खून में हीमोग्लोबिन कम हो, तो आपके सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है। तो दौड़ने पे सांस चढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए आपको जांच करानी पड़ेगी और ये डिपेंड करता है कि कितने दौड़ने पे सांस चढ़ रहा है। तो इसका डेफिनेट कारण बताना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर गुलेरिया भी हमें बता रहे हैं और हम COPD की बात कर रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि शुरुआत में COPD की वजह से कोई लक्षण ऐसे खास उत्पन्न नहीं होते और ये केवल मामूली लक्षण हैं जो उत्पन्न होते हैं, और आमतौर पर देखा जाता है कि बीमारी बढ़ने के साथ साथ लक्षण गंभीर होते हैं और इनमें शामिल है COPD होने पर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ये समस्या अचानक परेशान नहीं करती बल्कि धीरे धीरे शरीर पर पनपती है। इसलिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। एक नजर डालते हैं कि किस तरह के लक्षण COPD में सामने आ सकते हैं। COPD होने पर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये समस्या अचानक परेशान नहीं करती बल्कि शरीर में धीरे धीरे पनपती रहती है। ऐसे में मरीज को ये बीमारी कब हुई इसका पता लगा पाना कठिन है। इसके लक्षण को समझने में भी काफी समय लग जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण समय के साथ गंभीर होते चले जाते हैं और मरीज के दैनिक कार्यों को भी प्रभावित करने लगते हैं। COPD के आम लक्षणों की बात करें तो इसमें खांसी, जुकाम और फ्लू, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में जकड़न महसूस होना, घड़घड़ाहट की आवाज आना, पैरों में सूजन, वजन का घटना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, तनाव महसूस होना, सांस प्रणाली में संक्रमण होना, हृदय से जुड़ी समस्याएं और फेफड़ों का कैंसर तक सामने आ सकता है। इसके अलावा COPD की समस्या में बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए धूम्रपान ना करें, पैसिव स्मोकिंग से भी बचें, धूल, धुएं और प्रदूषण से बचाव रखें। हर साल इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन लगवाएं। ज्यादा प्रदूषण में बाहर ना निकलें और जरूरी हो तो मास्क जरूर पहनें। धुएं और मसालों की गंध से दूर रहें। केरोसिन के स्टोव का उपयोग ना करें। पौष्टिक खाना खाएं। फल, सब्जियां और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। खाना धीमे खाएं। वजन को नियंत्रण में रखें। सांस वाले व्यायाम करें और रोजाना अपनी दिनचर्या में हल्के व्यायाम जरूर शामिल करें। मुख्य तौर पर यह बीमारी 40 साल के बाद ही शुरू होती है, लेकिन कभी कभी इस उम्र से पहले भी व्यक्ति COPD से ग्रस्त हो सकता है। ये रोग कुछ सालों में विकसित होता है
और उपचार से लक्षण कम हो सकते हैं और रोग को गंभीर होने से रोका भी जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, इसमें हमने कहा कि आमतौर पर 40 साल के बाद ये होता है और जैसे धीरे धीरे लक्षणों की बात हो रही है, तो क्या ये माने कि कम उम्र से ही कहीं ना कहीं दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, लेकिन लक्षण 40 के बाद आते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि आपके जो लंग, हमारे जो फेफड़े हैं उनमें रिजर्व काफ़ी है। तो जैसे जैसे फेफड़े लंग की कैपेसिटी कम होती है, थोड़ी थोड़ी खांसी या सांस की तकलीफ होती है, कॉम्पनसेशन हो जाता है। तो इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते। 15-20 साल के बाद धूम्रपान करने के बाद जब वो फेफड़े की कैपेसिटी उस लेवल पे आ जाती है कि अब जो हमारा कॉम्पनसेशन है वो काम नहीं कर रहा है, फिर लक्षण ज़्यादा होने लगते हैं, सांस ज़्यादा चढ़ने लगता है, खांसी बलगम रेगुलर होने लगती हैं, तब जाके वो डायग्नोसिस होता है। तो इसलिए वो डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। और इसलिए जैसे आपने दिखाया भी कि एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो जो हम दवाई देते हैं उससे उसको हम सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। अगर COPD को अगर आगे बढ़ने से हमने रोकना है तो उसका जो कारण है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं धूम्रपान करता रहूं और अगर मैं दवाई ले लूँगा तो मेरा COPD ठीक हो जाएगा। उसको धूम्रपान अपना जो है वो रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कम नहीं करेगा वो सांस की नाली में जो सिकुड़न है वो बढ़ती जाएगी और आस्ता आस्ता वो रेस्पिरेटरी फेलियर पे पहुंच जाएगी, जहाँ पे उसको फिर 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी। वो ICU में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। रुपेश ने कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम। जी रुपेश, सवाल पूछिए। मैम मुझे वही प्रॉब्लम है पिछले 4 साल से। जी, क्या दिक्कत है आपको? मुझे एलर्जी का अस्थमा है। अच्छा, ठीक है। रुपेश ने कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, टीवी की आवाज कम करके एक बार में सवाल पूछिए रुपेश। साल से ना एलर्जी का अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसका मैंने 4-5 जगह इलाज भी करवाया, लेकिन इसका 100% क्योर नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो अभी लास्ट टाइम मैंने 5-7 दिन पहले भी मैंने इलाज करवाया है, लेकिन उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। तो मैं इसका 100% मैं ये चाहता हूँ, मतलब कि इसका कुछ क्योर है। डॉक्टर गुलेरिया, ये एलर्जी का अस्थमा को लेकर सवाल कर रहे तो हैं। इनको अस्थमा की तकलीफ है जो एलर्जिक है, जिसमें सांस की तकलीफ है, खांसी है और साथ ही से आवाज़ आ सकती है। कई लोगों को जुकाम, नज़ला, छींकें भी होती हैं। इसका जड़ से अभी इलाज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें, जिसमें ये होता है कि आपको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है और अपना प्रिकॉशन रखें, एक्सपोजर अवॉइड करें। जब मौसम बदला है तो ध्यान रखें, धूल धुएं से परहेज़ रखें, घर के अंदर देखें डस्ट ना हो, किचन में तड़का लग रहा है या झाड़ू लग रहा है तो नाक मुंह ढक लें, धूप अगरबत्ती से अपना परहेज़ रखें। तो उससे काफ़ी हद तक जो इनके एलर्जिक अस्थमा है वो कंट्रोल में रहेगा और दवाई रेगुलरली लेंगे तो कोई ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने एक बार दवाई ले ली और ठीक हो जाए, उस टाइप का इससे इलाज नहीं नहीं होगा। है। दमे का भी ऐसा हमारे पास इलाज नहीं है कि मैं कहूँ कि आप ये दवाई 5 दिन लीजिए और उम्र भर आपको सांस की तकलीफ नहीं होगी, दमा नहीं होगा। एलर्जिक प्रॉब्लम है, एक्सपोजर अगर एलर्जी का ना हो तो कई साल इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक्सपोजर हो जाए एलर्जन से या धूल धुएं से तो फिर एकदम तकलीफ बढ़ जाएगी। और इसमें डॉक्टर साहब, क्या महिलाओं और पुरुषों की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि COPD एक में ज़्यादा या एक में कम है, इस तरह का भी? तो इसमें ये देखा गया है कि जो, और ये उसके कारण से लिंक्ड है। अगर हम COPD देखें तो जो लोग धूम्रपान करते हैं वो मेल्स ज़्यादा हैं। अच्छा। तो पुरुषों में ज़्यादा उसमें पाया जाता है। लेकिन जो हम बायोमास एक्सपोजर वाली COPD की बात करते हैं, जो हम कहते हैं नॉन स्मोकिंग COPD, उसमें महिलाएं ज़्यादा है, क्योंकि जो घर में खाना बनाती हैं, जो चूल्हे के साथ ज़्यादा जिनका एक्सपोजर होता है या जो फूंक मार के उसको आग को जला रखती हैं, वो महिलाएं ज़्यादा हैं। तो जो नॉन स्मोकिंग COPD है वो महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है और जो स्मोकिंग COPD है वो मेल्स में ज़्यादा है। लेकिन ये भी अब माना जा रहा है, क्योंकि जो हमारे कंट्री में महिलाओं में स्मोकिंग बढ़ रहा है, धूम्रपान बढ़ रहा है, तो शायद ये डिफरेंस कुछ साल बाद ना रहे, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं में भी अब धूम्रपान की वजह से स्मोकिंग का जो धूम्रपान जो है उसकी मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। एक और कॉलर है, विवेक ने हिमाचल प्रदेश से हमें कॉल किया है। विवेक, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी विवेक, सवाल पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पापा की उम्र अभी 78 साल है
जी। तो वो 51 साल की उम्र तक उन्होंने स्मोकिंग की थी। 1993 में उनको सीबीए का अटैक हुआ था, तब उन्होंने स्मोकिंग छोड़ गई थी। उसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी 2001 में हुई और अब उन्हें 2018-19 से सीओपीडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो कफ, खांसी और रात में बहुत प्रॉब्लम आती है। और अभी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 75 से 80 के बीच में रहता है। ठीक है विवेक। तो जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी को स्मोकिंग के कारण कई प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम भी रही है, वो भी धूम्रपान से ही लिंक्ड है, और दूसरा अब उनको सीओपीडी डायग्नोज हुआ और उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो आस्ता आस्ता उन्होंने धूम्रपान तो बंद कर दिया, लेकिन फेफड़े में जो सोजिश है वो ख़त्म नहीं होती, और उसके कारण आस्ता आस्ता सांस की नाली जो है वो सिकुड़ती रहती है। और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। उसके लिए उनको एक तो जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलरली लेनी पड़ेगी। अगर वो इन्हेलर से नहीं ले सकते तो नेबुलाइज़र लेना पड़ेगा, और घर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 16 से 18 घंटे दिन में ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। और जो हम सैचुरेशन देखते हैं, जो आप कह रहे हैं ऑक्सीजन कम रहती है, वो 90 से ऊपर होनी चाहिए, 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज भी कराएं, योगा कराएं, या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होता है वहाँ, वो उस टाइप की एक्सरसाइज कराएं, जिससे जो फेफड़े अब थोड़े बहुत हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ सके, तो सांस में उनको थोड़ा सा आराम हो। जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जैसे डायफ्राम है या और रिब्स के मसल्स हैं, उनमें थोड़ी ताकत आए, तो फिर उनकी लंग की कैपेसिटी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, जिससे ऑक्सीजन थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अगर सैचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन घर पे इनको लेनी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे क्योंकि कई उपाय आप बता रहे हैं डॉक्टर, हम देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर और कई जगह प्रदूषण का, पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है, उन्हें रहना ही है, बाहर निकलना ही है। कई हैं जो पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनते हैं। तो ऐसे में लोग क्या ऐसा करें ताकि वो अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सके ज़्यादा लंबे समय तक? तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एक्सपोजर अवॉइड करें। तो जैसे हम कह रहे हैं कि खुद धूम्रपान ना करें, आपके आसपास में कोई धूम्रपान कर रहा है उनको रोकें। और वो बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि हम तो नहीं करते, लेकिन हमारे ऑफिस में सब लोग कर रहे हैं, और ऑफिस में वेंटिलेशन नहीं है, सेंट्रल एसी है, और सारा दिन भर वहाँ पे धुआं ही रहता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि आप खुद भी ना करें, और आपके जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, वहाँ पे भी कोई धूम्रपान ना करें। दूसरा ये है कि जो महिलाएं घर में चूल्हा में कुकिंग कर रही हैं, सरकार की कई स्कीम्स हैं जहाँ पे एलपीजी दिया जा रहा है। अगर एलपीजी भी ना हो तो ये मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप ऐसी कुकिंग, आपका किचन में क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, जिससे धुआं जो है वो किचन के अंदर ना रहे, एकदम बाहर चले जाएँ। कुछ हद तक चूल्हे भी ऐसे आते हैं जिनको हम कहते हैं स्मोकलेस चूल्हा, जिसमें ऐसा वेंट बना होता है, जिससे धुआं जो है बाहर ही जाता है, किचन के अंदर नहीं रहता है। तो खाना बनाने में फिर वो एक्सपोजर ना हो, क्योंकि उससे भी सीओपीडी हो सकता है। तीसरा है कि अपनी डाइट अच्छी रखें, हरी सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और रेगुलरली एक्सरसाइज करें, फेफड़े की एक्सरसाइज करें, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे लंग की कैपेसिटी ठीक रहे, जो फेफड़े के मसल्स हैं उनकी टोनिंग और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, तो उससे भी सांस की तकलीफ और खांसी जो है वो नहीं होगा। ठीक है। और एक्सपोजर जितना अवॉइड कर सकें, चाहे वो धूल धुआं हो, और स्पेशली जब मौसम बदल रहा है तो अपने आप को स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के एक्सपोजर से भी सांस की तकलीफ इन लोगों में बढ़ सकती है। ठीक है। एक कॉलर इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, हमें राकेश जी ने कॉल किया है। और राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी राकेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरे को असली में एलर्जी है। मतलब कभी कभी अचानक उस टाइम सांस लेना मुश्किल हो जाए, मतलब सांस नहीं, जुकाम जैसे आता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब नाक बहती है। उसके बाद आज सर्दी है, तो इस टाइम मेरे को मतलब 1 महीने से खांसी टाइप है, और ये ज्यादातर शाम को और सुबह होती है। ठीक है। अभी कोई इलाज चल रहा है आपका?
मैं वो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने इन्फेक्शन की दवाई दी थी, बस वो खाया तो उससे उससे मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अभी भी है खांसी। ठीक है डॉक्टर। तो मेरा ये मानना है कि आपको एलर्जी की तकलीफ है, इन्फेक्शन इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपका ये है कि आपको नाक की एलर्जी है, ज़ुकाम नज़ला रहता है, चीखें भी ज़्यादा आ सकती हैं, और कभी इस एलर्जी के कारण नाक के पिछले हिस्से से जो नज़ला है वो आपके गले में आ जाता है, जिसके कारण गले में खराश हो सकती है, और वो नज़ला अगर फेफड़े में चले जाए तो फिर खांसी हो सकती है, जो रात जैसे आप कह रहे हो शाम को या रात को ज़्यादा होती है, लेटने पे ज़्यादा हो सकती है, और खांसने पे छाती से आवाज़ भी आ सकती है, सीटी जैसी आवाज़। तो आपको पहले तो अपने नाक की एलर्जी का पूरा इलाज कराना चाहिए। कई दफ़ा नाक में स्प्रे डालना पड़ता है या गोली लेनी पड़ती है, जिससे वो नाक में की एलर्जी ठीक हो जाए, नज़ला ना हो, उससे आपकी छाती में भी आराम पड़ेगा। और अगर छाती में तकलीफ़ है तो उसके लिए आपको इन्हेलर या उस टाइप की दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हैं जब मौसम बदलता है, जब ठंड होती है, तो उस टाइम आपको लेना ये ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में जब ठीक हो जाएंगे तो दवाई कम भी कर सकते हैं या कुछ हद तक बंद भी कर सकते हैं, लेकिन नाक की एलर्जी की पूरी जांच करा के उसको अगर आप ट्रीट करेंगे तो हो सकता है कि खांसी और जो सांस की तकलीफ़ है उसमें काफ़ी आराम पड़ जाएगा। कुल्लू से कॉलर हैं विवेक ने हमें कॉल किया है। विवेक, आपका स्वागत है आप कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। साहब, अगर बंद कमरे में पूजा की जाए और धूप जलाया जाए ताकि उससे सीओपीडी हो सकती है, होती है? हाँ जी, तो आपका सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जो धूप वगैरह से सीओपीडी नहीं होता, लेकिन ये धारणा गलत है। कई लोग जो पूजा करते हैं, जो पंडित हैं, जो हवन करते हैं, उनमें सीओपीडी हो जाता है, क्योंकि वो कई साल भर हवन करते हुए धुआं उनके चले जाता है। तो धुएं से, चाहे वो अगरबत्ती का धुआं हो, चाहे वो हवन का धुआं हो, अगर उसका एक्सपोजर कई साल भर रहे तो उससे भी फेफड़े ख़राब हो सकते हैं और सीओपीडी हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर, क्योंकि हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, धूम्रपान की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्मोकिंग को देखें तो वो लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब मोटापा, या हम देख रहे हैं आजकल एक्सरसाइज की कमी है, लोग इतना एक्टिव नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं फेफड़ों से जुड़ी बीमारी का कारण है? तो एक और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, और उसमें फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, और वेट गेन जो है, हमारा डाइट जो है वो एकदम मतलब फ्रेश फ्रूट, हरी सब्जियों से करके फास्ट फूड की तरफ चला गया। उसमें हमारे शरीर में बहुत चेंजेस आए हैं। और अगर हम नॉर्मल बीमारियों की बर्डन देखें तो वो फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें सीओपीडी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, कैंसर्स हैं, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के कारण बढ़े हैं। तो फेफड़े की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास मोटापा है तो हमारी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, डायफ्राम की मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा। जिन लोगों को दमा है और दमे के साथ मोटापा होता है तो उनका दमा कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। और ये भी देखा गया कि जो एडिपोज टिश्यू है, जहाँ पे मोटापा इकट्ठा होता है पेट में, उससे कई इन्फ्लेमेटरी मार्कर, मतलब शरीर में कई ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स कह लो रिलीज़ होते हैं, जिससे सांस की नाली में सोजिश बढ़ जाती है। और मोटापे के कारण फेफड़े पूरी तरह से फूल नहीं पाता है, सांस की तकलीफ और बढ़ जाती है, और कई और बीमारियां हो जाती हैं। एक और बीमारी है जो रात को होती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मोटापे के कारण गले में जो मोटापा या चर्बी इकट्ठा होती है, तो लोग रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे मारते हैं और सांस की नाली ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण रात को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इससे दिन में उनको बैठे बैठे नींद आ जाती है, और उसके कारण हार्ट पे भी स्ट्रेन पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। एक और बीमारी है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, लिवर में सोजिश हो जाती है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये लिंक्ड हैं और सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस हैं। तो इसलिए हमारी जो बेसिक कई बीमारियां का कारण हमारा लाइफस्टाइल है, और अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे हमें प्रॉब्लम ना करें, वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। एक और कॉलर है सतीश ने हमें रांची से कॉल किया है। सतीश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा एज 26 ईयर्स है जी सतीश। जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है तब से मुझे खांसी है और सर्दी है, और मेरा पैर भी थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है, तो मुझे क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपनी उम्र 36 साल बताइए सतीश। 26 26 साल। जी हाँ।
और ये अभी अभी इसी महीने से आपको समस्या दिख रही है? हाँ, मतलब मैं ट्रैवल करके घर वापस आया था, तो तब से मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डॉक्टर आप कुछ जानना हाँ, चाहेंगे? आप कह रहे हैं पैरों में सोजिश है, एक ही पैर में या दोनों पैरों में सोजिश है? दोनों पैर में सूजन है, और जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ ना, हाँ तब ज्यादा होता है, लेकिन घर जब वापस आता हूँ, शूज सब निकाल लेता हूँ, तब फिर कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो दो इश्यूज हैं आपके, एक तो पैरों का सोजिश का कारण क्लियर नहीं है, और आप जैसे कह रहे हो डिपेंडेंट एडिमा है, जैसे आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो सोजिश हो जाती है, जब आप लेटते हैं तो फिर वो सोजिश कम हो जाती है। इसका कारण जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कारण क्लियर नहीं है। पैरों में सोजिश के कई कारण हो सकते हैं, और उसके साथ आपको 1 महीने से खांसी हो रही है। रात को खांसी ज़्यादा होती है? हाँ, रात को खांसी, मतलब ऑफिस में भी रहता हूँ तब भी खांसते रहता हूँ मैं। हाँ, तो आप क्योंकि 1 महीने से खांसी हो रही है, ये तो इन्फेक्शन के कारण नहीं लगती, कोई एलर्जी के कारण ही है। लेकिन अगर आपके साथ पैरों में सोजिश हो रही है तो उसकी जांच करने की ज़रूरत है। आपको अपना ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, छाती का एक्सरे करना चाहिए, यूरिन की जांच भी करनी चाहिए कि पैरों में सोजिश क्यों हो रही है। एलर्जी के कारण हो सकता है। मैंने LFT करवाया था सर, LFT करवाया था, उसमें कोई कुछ नहीं निकला है। और यूरिन की जांच कराई है आपने? हाँ, करवाया था। और एक फेफड़े की जांच भी आप करा लीजिए, और कुछ हद तक एलर्जी की दवाई लेके देखिए, जिस टाइप इन्हेलर हो या एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो। और रात को सोते समय थोड़ा सा पैर ऊपर रखें, एक तकिया पैर के नीचे रख लें, जिससे थोड़ा पैर ऊपर रहे, तो उससे भी सोजिश आस्ता आस्ता कम हो जाएगी। और सोजिश अगर ज़्यादा रहे तो एक लेग का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसको हम डॉपलर कहते हैं। ओके, नहीं सर, आपने यहाँ पे मेंशन आ रहा था COPD में पैर फूल जाता है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ, कहीं मुझे नहीं कहूँ। COPD में अगर पैर सूजता है तो वो COPD के बहुत आगे बढ़ने के कारण सूजता है, जब हम कहते हैं कि COPD में हार्ट फेलियर हो रहा है। और क्योंकि हार्ट फेलियर हो रहा है तब सांस बैठे बैठे सांस बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब पैरों में सोजिश आ सकती है। तो आपका तो जो हिस्ट्री है वो तो 1 महीने की है, इसलिए ये COPD के लक्षण नहीं है जी। और एक इस समय हमारे पास सवाल YouTube के ज़रिए आया है, YouTube चैट पर ही सवाल आया है। सुब्रता ने हमसे ये सवाल पूछा है, और ये जानना चाह रही हैं कि डॉक्टर साहब, इनका सवाल हम डिटेल में देख लेते हैं। क्या ये कह रही है, क्या COPD वंशानुगत बीमारी है? तो क्या ये जो COPD की समस्या है वंशानुगत हो सकती है? मतलब हेरिडिटरी जो है, हाँ। COPD हेरिडिटरी नहीं है। दमे की शिकायत जो है, जिसकी हम और बात करें, जो सांस की तकलीफ है, वो हेरिडिटरी है। वो अगर पेरेंट्स में या माता पिता में एलर्जी हो, दमे की शिकायत हो, तो बच्चे में होने की चांसेस हो सकती हैं। COPD उस टाइप की बीमारी नहीं है। COPD लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, धूम्रपान करने से बायोमास एक्सपोजर के कारण है। इसमें कोई फैमिलियल लिंक इतना नहीं है। ठीक है। और क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है डॉक्टर, मैं चाहूँगी एक बार आप दोबारा, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई लोग अभी भी ये नहीं समझ पाते कि दमा या फेफड़ों से जुड़ा जो और संक्रमण है या एलर्जी है और COPD दोनों अलग किस तरह से है, एक बार बताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ हद तक लक्षण एक जैसे हैं। दमे की शिकायत है वो एलर्जिक बीमारी है, वो यंगर एज में शुरू होती है, धूम्रपान करने से, बायोमास एक्सपोजर से उसका कोई लिंक नहीं है। और दमे की बीमारी ऐसी है जिसमें ज़ुकाम, नज़ला, छींकें भी हो सकती हैं, और वो जब मौसम बदलेगा तब वो होगा, और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। रिवर्सिबल बीमारी है। COPD जो बीमारी है वो ओल्डर एज में होती है, धूम्रपान करने से या बायोमास एक्सपोजर से होती है, आस्ता आस्ता बढ़ती है, कई साल भर तकलीफ रहेगी, और फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगी। जैसे हम कह रहे थे, दमे की बीमारी में तो आपने इलाज किया या एलर्जन ठीक हुआ, मौसम ठीक हुआ, तो आपकी बीमारी ठीक होगी। COPD जो है आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी। सांस की तकलीफ, खांसी जो है वो आपको आस्ता आस्ता तकलीफ़ ज़्यादा करेगी। हो सकता है कि शुरू में आपको सिर्फ सर्दियों में थोड़ी तकलीफ़ हो, लेकिन एक दो साल में सारा साल भर थोड़ी खांसी रहेगी, सांस की तकलीफ़ होने लगेगी। और उसका कारण जो हम कह रहे हैं वो स्मोकिंग और बायोमास एक्सपोजर मेनली है। दूसरा, दमे की शिकायत जो है वो आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं करती। COPD क्योंकि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, अगर उसका हम ट्रीट ना करें, उसको प्रिवेंट ना करें, तो उसमें आगे जाके रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। जैसे एक कॉलर ने बताया कि उनके पिताजी को अब ऑक्सीजन कम हो रही है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोगों को बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और एंड में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। दमे में यूजली ऐसा नहीं होता, अगर दमे को हम प्रॉपरली ट्रीट करें
तो रिवर्सिबल और ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। और जैसे हमने एक कॉलर को बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों बीमारियों में वैसे फेफड़ों असर के है। कैंसर का भी कारण बन सकता है डॉक्टर? सीओपीडी में कई दफ़ा ये होता है कि क्योंकि रिस्क फैक्टर जो सीओपीडी का है वो धूम्रपान है। अच्छा। तो धूम्रपान कैंसर का भी एक रिस्क फैक्टर है। धूम्रपान से सीओपीडी भी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और 10 से ज़्यादा कैंसर हैं जो धूम्रपान के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, खाने की नाली का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, पैनक्रियाज का कैंसर हो, या जो स्मोकिंग के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं, जो पेशाब के थैली है, और वहाँ पे रहने से वहाँ ब्लैडर कैंसर भी कर सकते हैं। तो इसलिए कई कैंसर्स जो हैं वो भी स्मोकिंग के साथ लिंक्ड है। तो मेरा तो ये दर्शकों को कहना चाहूँगा, और स्पेशली यूथ को, कि धूम्रपान जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लिंक्ड हैं। इसलिए स्मोकिंग चाहे वो शौक के लिए ही करें, बिल्कुल ना करें। कई लोग ये कहते हैं कि हमने शौक के लिए स्मोकिंग शुरू की थी दोस्तों के साथ, लेकिन फिर ऐसी उसकी आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गई कि अब हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो आप शुरू से उस आदत की तरफ बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि वो एक दफ़ा आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी तो आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग निकोटीन जो उसमें एक प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्टिंग एजेंट है। और कई लोग जो हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी ने 20 साल पहले ये बताया होता कि मेरे फेफड़े की हालत ऐसी होगी, तो मैं कभी धूम्रपान नहीं करता। बिल्कुल। और अब जो कॉलर है छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश ने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है रमेश, बताइए क्या सवाल है आपका। रमेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। रमेश जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके एक बार में जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये मुझको क्या है, ILD की शिकायत है, डॉक्टरों ने बताया है मुझे ILD की शिकायत है जी। और उसमें मुझको ऑक्सीजन अलग से लेना पड़ता है, तो इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? ठीक है, और कुछ पूछना? इनको नहीं, इनको ना, इनकी बीमारी बिल्कुल अलग है। इनको ILD की बीमारी है। ILD भी एक फेफड़े की बीमारी होती है। ठीक है। वो जो उसमें फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, जैसे हम कह रहे थे इसमें सांस की नाली सिकुड़ जाती है COPD में, ILD में फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। कई इसके कारण हैं ILD के, वो पर अगर इनकी उम्र ज़्यादा है तो इसको हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं ILD का। ILD का बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है, और कुछ हद तक दवाइयाँ नहीं आई हैं जिससे उस बीमारी की प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अभी तक इसका जो परमानेंट इलाज है वो ज़्यादातर है नहीं। एक इलाज जो अब आ रहा है हमारे देश में भी वो है लंग ट्रांसप्लांट। तो अगर ILD में अगर आपके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएं तो कुछ हद तक जो ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो एक लंग ट्रांसप्लांट है। ठीक है। अशोक ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया। अशोक जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार अशोक जी, बताइए। ये मैं कोई धूम्रपान कभी नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा गला खराब रहता है हर समय, गरगर की आवाज आती है, और रात को जब सो लेट जाता हूँ तो मेरा गला बिल्कुल जाम हो जाता है। काफी खांसने के बाद भी मुश्किल से निकलता है कब। उम्र क्या है आपकी? मेरी 62 साल उम्र है, और रात को मुझे सूतने वाला कैप्सूल लेके सोता हूँ, फिर भी उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है। तो आपके जो लक्षण है वो गले में खराश और इरिटेशन के कारण है, और रात को जब आप सोते हो तो उसके कारण तकलीफ भी बढ़ जाती है। एलर्जी का कारण भी हो सकता है, कई दफ़ा ये एसिडिटी के कारण भी हो सकता है कि एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें जब आप लेटते हैं या भारी खाना खाते हैं तो खाना की जो पेट की जो एसिडिटी है वो ऊपर गले तक आ जाती है, और गले में उसके कारण आपको खराश होने लगती है और ऐसे लगता है कि वहाँ बलगम फंसा हुआ है। तो उसके लिए एक तो हल्का खाना खाना है, रात को एसिडिटी की दवाई लेनी है, और खाना खाने और सोने के बीच में 1.5-2 घंटे का गैप रखें, जिससे खाना अच्छी तरह से हज़म हो जाए और ऊपर को ना आए। कई दफ़ा मरीज़ों को कहते हैं कि थोड़ा सा अपना हेड एंड जो है सोते समय तकिया रख लें, या बिस्तर के एक एंड पे, सिर वाले एंड पे एक ईंट रख लें, जिससे बिस्तर थोड़ा सा ऊंचा रहे और एसिडिटी जो है ऊपर गले में ना आए। तो जो गले में आपको खराश हो रही है उससे आराम हो सकता है। ठीक है।
और डॉक्टर पहले आप हमारे कॉलर के सवाल के जवाब में वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अब स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं और स्थिति गंभीर हो रही है, तो वैक्सीनेशन के ज़रिए इसे रोके जाने में हम कहाँ तक अभी सफलता पाई है? तो एक जो सीओपीडी का कारण है वो इन्फेक्शन, मतलब सीओपीडी बढ़ने का कारण या एग्रेवेशन का कारण इन्फेक्शन है। तो अगर हम इन्फेक्शन रोक लें तो उसमें ये होता है कि लोगों को मतलब सीओपीडी तो नहीं ठीक होगा, लेकिन उसके कारण जो सांस की तकलीफ एकदम बढ़ जाती है वो कंट्रोल हो सकती है। तो जिन लोगों को, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनको हम ये कहते हैं कि एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो साल में एक दफ़ा रेगुलरली लगाएं, क्योंकि जो वायरस है इन्फ्लुएंजा को हर साल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसकी एनुअल वैक्सीन लगानी पड़ती है। सर्दियों से पहले नई वैक्सीन आती है जो WHO डिसाइड करता है, और वो लगा लिया करें हर साल। तो उससे ये मैं जानना चाहूँगी, ये कुछ वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की बच्चों को भी लगाई जाती है, ये वही वैक्सीन है? तो ये अडल्ट्स में भी लगते हैं। अच्छा। तो बच्चों में हम वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन अडल्ट वैक्सीनेशन इतना नहीं करते हैं। तो अब ये है कि स्पेशली एल्डरली में और जिनके लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है, उनमें वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, आपको निमोनिया हो गया, तो एकदम सवेयर निमोनिया हो सकता है जिसमें आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको अगर हम प्रिवेंट कर लें तो फिर आपकी ये स्थिति नहीं होगी। तो एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है, और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो उसके दो टाइप्स हैं। एक तो 5 साल में एक दफ़ा ही लगानी पड़ती है, और एक वैक्सीन उसके साथ और लगती है जो वंस इन अ लाइफ टाइम है, उम्र में एक दफ़ा ही लगानी पड़ती है। इससे आपको कुछ हद तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और सर्दियों में जो ज़ुकाम, नज़ला या बार बार निमोनिया होने के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। तो डॉक्टर, क्योंकि बढ़ती उम्र में ये और ज़्यादा तकलीफ देता है जिन्हें सीओपीडी है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसी भी उम्र में ये लगाया जा सकता है? डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है इसके लिए? तो मेरी तरफ से तो अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीओपीडी है तो लगाने की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग जो हैं, स्पेशली जो ओल्डर एज ग्रुप वाले मरीज़ हैं, 60-65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको तो डेफिनेटली ये लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी वैसे भी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है उम्र के हिसाब से, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर फेफड़े कमज़ोर हैं तो यही इन्फेक्शन जो है ज़्यादा सीवियर हो सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। और अब मैं इलाज को लेकर आपसे जानना चाहूँ, इलाज के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं सीओपीडी के इलाज? अगर हम इलाज देखें तो इलाज में हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज हम कह सकते हैं। एक तो मेडिकल जो ड्रग्स हैं, और जो हम कहते हैं बिना ड्रग्स के नॉन फार्माकोलॉजिकल। ड्रग्स में सीओपीडी में जो ज़्यादातर फोकस है वो है जो हम कहते हैं इनहेल थेरेपी, इनहेलर्स को। बहुत लोगों की धारणा है कि इनहेलर्स हमें एंड में लेने चाहिए। अच्छा। लेकिन इनहेलर जो है, जो हम सांस के नाली से दवाई अंदर लेते हैं, वो एकदम असर करती है, उसका डोज बहुत कम है। टैबलेट लेते हैं तो उसका डोज बहुत ज़्यादा है, टाइम असर करने में भी टाइम लेती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। टैबलेट के मात्रा में इनहेलर्स का डोज माइक्रोग्राम्स में है। और ये इनहेलर वाली जो दवाई है ये ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब सांस की नाली को डायलेट कर देती हैं, खोल देती हैं। तो जब हम ये इनहेलर लेते हैं तो हमारे सांस की नाली जो सिकुड़ी हुई है वो खुल जाती है, तो सांस में आराम हो जाता है। तो इनहेलर्स जो हैं वो सीओपीडी मरीज़ को रेगुलरली लेने चाहिए। जब वो बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ होती है, खुद इनहेलर नहीं ले पाते हैं, तो एक मशीन के थ्रू हम वो दवाई देते हैं जिसको हम नेबुलाइज़र कहते हैं। दवाई वही है, चाहे आप इनहेलर से लो चाहे नेबुलाइज़र से लो, देने का माध्यम अलग है, क्योंकि इनहेलर में थोड़ा सा मरीज़ को कोशिश करके अंदर लेना पड़ती है दवाई, नेबुलाइज़र से वो अपने आप चले जाती है। तो ये तो हो गया जो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कुछ टैबलेट्स भी हैं जो सांस की नाली को खोल रखती हैं, या जैसे हमने कहा वैक्सीनेशन है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग सिजेशन। तो हम कई क्लिनिक्स भी चलाते हैं, पेशेंट्स को एडवाइस भी करते हैं, हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो धूम्रपान जो है वो बंद करें या रोक लें। कुछ दवाइयाँ भी उसके लिए हैं, कुछ च्युइंग गम्स भी आती हैं जो उनको एडिक्शन हो रही है, जो चाहत हो रही है धीरे धीरे दूर हो जाए, उसको रोकने के लिए निकोटीन गम आती हैं, वो ले सकते हैं। तो स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक्स हैं। तो एक तो धूम्रपान बंद करना है, दूसरा ये है कि आपको कुछ हद तक हम एक्सरसाइज बताते हैं जिससे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़े। इसमें योग का इसमें योग का भी है, इसमें कई रिसर्च हुई है, हमने अपने सेंटर में भी रिसर्च की, जो हमने पाया है कि सीओपीडी पेशेंट में अगर हम योगा करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो योगा भी इक्वली इफेक्टिव है। सोजिश भी कम करती है सांस की नाली में, और फेफड़े की कैपेसिटी भी बढ़ती है, डायफ्राम का फंक्शन भी बढ़ता है। तो इसलिए सिंपल एक्सरसाइज हैं, घर पे भी लोग कर सकते हैं। तो हमारे जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनको एक्सरसाइज सिखाते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो आते भी हैं, सीखते हैं
पहले 3 महीनों के लिए, फिर घर में जाके रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो हम रेगुलर एक्सरसाइज भी कराते हैं पेशेंट से। बिल्कुल। तो वो करना ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धूम्रपान या रिस्क फैक्टर्स को जितना वो रोक सकें या कम कर सकें। बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज का अंक है डॉक्टर गुलेरिया, उसका समय पूरा हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने फेफड़ों में संक्रमण यानी COPD से जुड़े कई पहलुओं को जाना। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको कई ज़रूरी सलाह और सुझाव मिले होंगे। आप भी इन्हें अपनाइए और रखिए अपने लंग्स यानी फेफड़ों को बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय और सुझाव भी हमारे साथ वहां साझा कर सकते हैं। अगले अंक में मुलाकात होगी रविवार को, क्योंकि 1 तारीख शनिवार है और इस दिन संसद में बजट पेश किया जाना है और इसका सीधा प्रसारण भी आज आप राज्यसभा टीवी पर देखेंगे। इसलिए आयुष्मान भव का अगला अंक 2 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे। और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।